हेलो एवरीवन। तो हम बात करेंगे आज ग्रेविटेशन की। और ग्रेविटेशन एक कमाल का चैप्टर और आसान सा चैप्टर है। ये वही कहानी कि न्यूटन साहब कहाँ बैठे थे, एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एप्पल गिरता है और उनको इस बात का एहसास होता है कि भैया ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। और एक लॉ बना दिया उन्होंने, क्या? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। आइए तो बात करते हैं कि ये क्या है साहब। एप्पल नीचे गिरने का रीजन था कि साहब अर्थ ने क्या किया, उसको अट्रैक्ट किया। यानी कि अर्थ के पास क्या मास है? हाँ। क्या एप्पल के पास भी मास है? हाँ। कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास, उनका क्या होता है? मास होता है। एनी टू ऑब्जेक्ट, कितने भी ऑब्जेक्ट हो जिनके पास मास है, उनके पास एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। और उस अट्रैक्शन के कारण जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं बेटे? ग्रेविटेशन। तो वन शॉट देखने वाले हैं अपन। इंट्रोडक्शन की बात कर ले तो सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल फोर्स कितने हैं भाई। फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। हम चल पाते हैं साहब, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तो हम धरती माता के चिपक जाते ना भाई। हाँ या ना? चलो भाई, ये भी बात हमें समझ आई साहब। जैसे आप देखिएगा, सम एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। एग्जाम्पल क्या है साहब ग्रेविटेशन फोर्स के जो हमें जीवन में नजर आते हैं? यार क्या बात है, आज तो मैं बहुत कुछ बना के ले आया साहब। रॉकेट भी है, हाँ, अभी हमारा चंद्रयान 3 भी तो गया है भाई। अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा, मून चक्कर लगा रहा है, और सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रही है? अर्थ चक्कर लगा रही है। ये कौन है? सन है, बेटे वाला नहीं बेटे, ये सन, सूर्य। और ये अर्थ है साहब, चक्कर लगा रही है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। और ये अर्थ के चारों तरफ ये मून चक्कर लगा रहा है। हाँ साहब। ये रॉकेट का जब क्या करते हैं, रॉकेट को छोड़ा जाता है तो रॉकेट के ऊपर एक फोर्स लगता है, तो रॉकेट को साहब जब छोड़ते हैं तो उसको एक वेलोसिटी दी जाती है जिसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है साहब, ये तो बात हमें समझ में आई। अब क्या कहानी है कि ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशन, कोई हमसे कहे साहब कि ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है? हम्म तो क्या बोला जाए भाई, थोड़ा पानी पी लिया जाए यार। पता नहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो पानी से समस्या हल हो जाती है। हाँ। वाई डू ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? हमारे दिल में एक ख्याल आता है कि सभी ऑब्जेक्ट इस गिलास को छोड़ दिया जाए, कहाँ गिरेगा? अर्थ पे। क्यों गिरेगा भाई? The answer this question we have to discuss historical discoveries about planetary motion. अब सुन लीजिएगा, चैप्टर को कैसे पढ़ा जाता है? उल्टा भी पढ़ा जा सकता है। मतलब कैसे? प्लेनेटरी मोशन, जैसे एक प्लेनेट है और एक सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट है। हाँ जी। ग्रेविटेशन को जो आपको पढ़ाया जाएगा बेटा, वो कैसे पढ़ाएंगे? जैसे सब पढ़ाते हैं वैसे हम भी पढ़ाएंगे भाई, और बहुत बेहतरीन बातें तुम्हें सिखाएंगे। ग्रेविटेशन को जब हम पढ़ते हैं तो एक प्लेनेटरी मोशन होती है जिसको सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं पूरा, वो सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम ग्रेविटेशन फोर्स की चर्चा करते हैं साहब। क्या बेटे? ग्रेविटेशन फोर्स। अब साहब ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, चलो देखते हैं भाई। ग्रेविटेशन फोर्स तो क्या बोला साहब न्यूटन साहब ने क्या बोला भाई ग्रेविटेशन फोर्स के लिए? कि साहब ये एक m1 मास है, हाँ, और ये साहब एक m2 मास है। ठीक है सर। इन दोनों मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है साहब? मैंने कहा इनके बीच का डिस्टेंस r है। हाँ। तो उन्होंने क्या देखा कि कोई भी जो दो मास हैं ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। ओनली अट्रैक्शन फोर्स, नो रिपल्शन। पहला पॉइंट। ओनली अट्रैक्शन फोर्स, ओनली अट्रैक्शन फोर्स। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, सिर्फ काम की बातें। ओनली अट्रैक्शन फोर्स,
नो रिपल्शन। अच्छा सर, मैंने कहा जी हाँ। ये वाले पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा बेटे और इस वाले पे ऐसे लग रहा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। इस वाले को नाम दिया F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। हाँ सर। और इसको नाम दिया हमने F21। देखिएगा सुनिएगा, मैं नामकरण कर देता हूं पहले आपके लिए कि साहब ये नामकरण कैसे होता है। कि अगर कोई F12 लिखे तो फोर्स ऑन, जो पहले लिखा है उस पर लग रहा है, जो पहले लिखा है उस पे लग रहा है, और जो बाद में लिखा है उसके कारण लग रहा है, ड्यू टू टू, ड्यू टू टू। यही बात में कहता है कि साहब F21 होता तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये लिखने का तरीका सीख लीजिए भाई। ये आपको पता होना चाहिए कि साहब F12 का मतलब क्या होता है, F21 का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये। अब न्यूटन साहब ने क्या कहा, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि साहब वैक्यूम क्रिएट कर दिया। हाँ। और इस वाले ऑब्जेक्ट को पकड़े रखा M1 को, और वो देखते हैं कि ये वाला इधर आता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से। अरे क्या बात है। फिर उन्होंने इसको पकड़े रखा, को पकड़ लिया, तो ये देखते हैं कि ये इधर आता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। इसका क्या मतलब है साहब, कि दोनों ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स क्या है, सेम है साहब। क्या है, फोर्स सेम है। इसको पकड़ा, इसका एक्सेलरेशन इधर 2, इसको पकड़ा, इसका एक्सेलरेशन इधर 2। यानी कि द फोर्स बिटवीन टू मासेस, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। तो तीसरा या दूसरा पॉइंट जो हम लिखने वाले हैं, वो जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है बेटे, जो जो फोर्स लग रहा है, वो जो फोर्स लग रहा है, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है साहब, ये भी सही है। ऐसे फोर्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, हाँ, क्या कहलाते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो तीसरा पॉइंट है ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बातें हमें समझ आई साहब, पर हमें ये पता नहीं है अभी तक कि साहब लगता कितना है, ये तो बता दो। तो उन्होंने क्या बोला कि साहब ये एक M1 मास है और ये एक M2 मास है और R डिस्टेंस पे है बेटे। ये R डिस्टेंस कहां से ली गई है, सेंटर से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट मास नहीं है, फिर कह रहा हूं ये बहुत बड़े मास भी हो सकते। डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, सेंटर ऑफ मास से। इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस R है। तो जो फोर्स है उन्होंने कहा कि साहब ये होता है G m1m2/r²। जी का वैल्यू बोलिए 6.62 इंटू 10⁻⁻11। क्या, लेकिन चेक करके बताओ यार तुम लोग अपना अपना लिखिए, मान लिखिए, हाँ या ना। अरे क्या सही बोला है मास्टर ने, 6.62 इंटू 10⁻11। अब देखिएगा सुनिएगा, हमारे लिए क्या काम की बात है कि साहब जब भी कोई दो मास वाले ऑब्जेक्ट हैं, ये M1 है और ये M2 है साहब, हाँ, इस पे फोर्स इधर लगेगा, बोल कितना, F12। यस सर। इस पे फोर्स ऐसे लगेगा बेटा, कितना, F21। हाँ सर। F12 बराबर क्या, F21 लिख सकता हूं क्या, क्या मैंने ये सही लिखा है, बोल दे भाई, क्या मैंने ये सही लिखा है बेटे, क्या गलती है, माइनस। सर अपोजिट इन डायरेक्शन है, पर क्या मैं ये कहूं कि F12 का मैग्नीट्यूड बराबर F21 का मैग्नीट्यूड, क्या ये एकदम सही है, बराबर कितना है, F, और वो कितना आया है सर, G m1m2/r²। जी का वैल्यू
6.62 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि साहब यूनिट कैसे निकाली आपने? मैंने कहा जी का फॉर्मूला बना ले, जब जब यूनिट निकालनी नहीं आए तो। FR स्क्वायर अपॉन M1 M2 आ गया क्या? हाँ सर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर। इस जी को बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कैसे है सर? मैंने कहा इन मास को आप कहीं ले जाओ, दुनिया में किसी भी कोने पर ले जाओ, जी के मान में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए साहब ये यूनिवर्सल है। हमें क्या ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सर? मैंने कहा हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 12th के अंदर जब आप कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होगे, सेम चैप्टर चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वैसे इसको 12th में ही पढ़ाना चाहिए था, पर ठीक है 11th में हो तो इसलिए 11th में पढ़ाया जाता है। बाकी ये 12th के साथ पढ़ाया जाता है। अब तुम 11th में हो तो तुम्हारा तो 11th में तो पढ़ाना ही पड़ेगा। ड्रॉपर वाले बच्चों को सीधा 12th में पढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है उनके लिए भी। अब देखिएगा फोर्स तो निकाल लिए हैं साहब। हाँ, अब धरती माता कहाँ है रे अपनी? ये रही, भूल न जाना धरती माता को, भूल न जाना। हाँ, अब हमने कहा कि साहब हमारे पास एक m मास का पार्टिकल है। ध्यान से सुनते रहियो बेटे। ये लो सर, ये रहा आपका m मास का पार्टिकल, छोटा m। हाँ, और अर्थ का रेडियस है साहब कैपिटल R, और इसका मास है m। अर्थ है, ये कौन है? अर्थ। तो मुझे एक बात बताइए क्या, कि द फोर्स बिटवीन m मास पार्टिकल एंड अर्थ, या मैं बोल दूं कि छोटा जो मास का पार्टिकल, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? इस पे फोर्स लगेगा सर, अरे कितना लगेगा फोर्स? F बराबर किस पे? फोर्स ऑन ब्लॉक। क्या? ब्लॉक पर। तो F बराबर G कैपिटल M छोटा m बाई R स्क्वायर आएगा क्या? अरे हाँ या ना? बहुत सुंदर। मैं कहूं कि इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना आएगा सर? ma। अरे कितना आएगा? ma जी कैपिटल M छोटा m बाई R स्क्वायर। m ने m को मार दिया, a का वैल्यू आया जी कैपिटल M बाई R स्क्वायर। और इसे ही बेटा, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से, इसीलिए इसको बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि a इक्वल टू जी बराबर जी m अपॉन R स्क्वायर। ये हैं बेटे एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, हाँ सर। अब अर्थ के केस की बात करते तो साहब ये जी का फॉर्मूला सरफेस पे है, ये GM/R स्क्वायर। क्या है? R स्क्वायर। ये अर्थ के लिए, यस सर, अर्थ के लिए ये होता है साहब। और अगर यही बात करूं मून के लिए, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून, चंद्रमा पर, जी मून कितना हो जाता है बेटा? अर्थ का 1/6 हो जाता है। याद रखे तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, जी का वैल्यू डालोगे, मास ऑफ अर्थ डालोगे तो 5.24 इंटू 10⁻24 केजी के आसपास होता है, या 6.24 इंटू 10⁻24 केजी के आसपास होता है। रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ ऐसे लगभग लिख रहा हूं मैं, 5.24 इंटू 10⁻24। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। और जी का वैल्यू बेटा 6.62 इंटू 10⁻⁻11। ये सारी वैल्यू रखने के बाद जी अर्थ कहां पर? सरफेस पर। कहां पर? सरफेस पर। कितना होता है? 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इतना आता है भाई। जो आप 10-10 लिखते आ रहे थे ना अभी, वो यहां से आता है। किसी को कोई तकलीफ है तो पहले वो बोले, बाद में फिर हम बोले। क्या बोले? मैंने कहा पहले तुम बोलो भाई, फिर हम बोले, फिर तुम बोलो। कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या सर, एक बात बताइए,
अगर ये पार्टिकल ऊपर जाता है, h हाइट पे ग्रेविटी पूछ लिया जाए तो बता पाओगे आप? हाँ। तो पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी चल रही है भाई। ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, क्या बेटे? ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन 8h हाइट, कहां से? फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। चलो भाई चलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फ्रॉम अर्थ सरफेस की बात करते हैं भाई। किसकी? अर्थ के सरफेस की। अच्छा, अपन के पास यार, अपने पास तो पूरा बना हुआ है भाई ये, तो इसी की हेडिंग्स वगैरह यूज करें अपन। हाँ यार, अच्छा लगेगा तुम्हें भी। बहुत सुंदर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये है वो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, अरे वाह। इफेक्ट ऑफ रोटेशन भी हैं, हाँ, पोटेंशियल है, एस्केप, सब तो बनाया हुआ है भाई यहाँ पे। कोई बात नहीं, इसको तो हम यहीं बना, कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा अच्छा लिख दूं, ऐसे लिखता हूँ थोड़ा अच्छा, देखो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्या? G8H हाइट। मजा आया ना? कितना आसान कर दिया, छोटा सा। यानी कि G8H हाइट कैसे निकालेंगे साहब, उसकी बातें करते हैं। मैंने कहा जी देखिए, धरती माता बनाते हैं अपन तो, ठीक है साहब, बना दिए हैं। अब ये वाला तो कितना है साहब, कि ये तो आर है, हाँ, सेंटर से, और ये पार्टिकल यहाँ है एम मास का, कितनी हाइट पे? मैंने कहा जी साहब ये एच हाइट पे है। कितनी पर है? एच हाइट पे। अब आपसे क्या पूछा है? जी पूछा है। जी कैसे निकालते थे साहब? कि साहब पहले फोर्स निकाल लो दोनों के बीच में, तो जी एम बाई अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ है? इसको सर हम एम जी लिख देंगे। अब भाई एक ही जगह क्या लिख रहे हैं हम? जी एम छोटा एम, सॉरी, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, जे कैपिटल एम छोटा एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एम से एम गया बेटे, तो ये जी लिखो या जी एच? जी एच है सर, ये हाइट वाला ग्रेविटी है। तो साहब देखिएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्या मैं जी कैपिटल एम आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो ये 1 + h/r आ जाएगा, का होल स्क्वायर। देखिएगा, हाँ सर, ये GM/r² देखा देखा लग रहा है सर, ये तो अर्थ की सरफेस का था। ओहो, देख, G/1 + h/r का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है? देख ले आराम से बेटे, बाद में चमकेगा ही नहीं, ले देख ले। हाँ, अब मैंने कहा जी, क्या मैं इस GH को ऐसे लिख सकता हूं? कैसे? 1 + h/r की पावर -2 ऊपर ले आया। अच्छा, तुमने एक बाइनोमिनल एक्सपांशन पढ़ा है कि 1 + x की पावर n प्लस माइनस, तो अगर ये ऐसे लिखा जाता था nx, पर ये कब? जब 1 बहुत बड़ा हो, किससे? x से, x बहुत छोटा हो। नहीं आया? आया ना? तो आप एक बात बताइए, h/r कितना छोटा, ये तो बता दीजिए सर, यही तो समझ नहीं आता हमें। मैंने कहा लगभग 10% वैल्यू h की, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400, इसका 10% कितना होगा? 10/60, 100, तो ये गया और एक ये भी गया, 640 किलोमीटर। यानी कि ये 10% तक वैलिड होता है फॉर्मूला, यानी कि 640 मतलब तुम तो 500 किलोमीटर तक, कहां तक? h का वैल्यू लगभग अगर 500 किलोमीटर है, कितना आ रहा है बे? 500 किलोमीटर सर, हाँ, तो 500/6400, 500 तक लग जाता है। पर हमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें साफ साफ मेंशन किया होता है, तो टेंशन वेंशन है नहीं। देख, लगभग 200-300 किलोमीटर तक ही लगाना है। समझ गए होगे आप मेरी बात को? ये 5% का करो तुम, तो सिर्फ 5% ही लगाएंगे हम तो भाई, 10% नहीं, 5% तक ही वैलिड करो इसको। हाँ,
एच का वैल्यू सिर्फ 5% के लिए वैलिड करो, तो ये हो जाएगा 20, 2, 30 और ये 32, 320, लगभग 320 किलोमीटर के लिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेंगे। तो ये देखिएगा जी एच बराबर क्या लिख दूं, 1-2h/r। ये सब जगह नहीं लगता है, सिर्फ कितनी हाइट के लिए लग सकता है, इतनी हाइट के लिए। देख लीजिए एक बार, फिर पूरे के लिए क्या लगेगा अभी बताएंगे। हाँ जी, तो ये बात समझ आ गई होगी कि साहब एच का मान कितना, 300 किलोमीटर के आसपास है अगर हाइट का वैल्यू, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ज्यादा है तो सर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने कहा जी ये वाला, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है जो सभी जगह लगता है, टीएमआर करना है बेटे। डेप्थ की बात कर लीजिए सर, डेप्थ में कैसे, क्या नीचे जाने पर भी ग्रेविटी कम होता है या ज्यादा होता है? मैंने कहा एक बात बताइए, ऊपर आने पे ग्रेविटी घटा या बढ़ा? घट गया है। तो नीचे आने पे क्या होगा, निकालना पड़ेगा। मैंने कहा यार चलो करते हैं भाई। हमने कहा देखिएगा क्या कहानी है। मैंने कहा G8 डेप्थ, डी डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। देखिएगा नीचे जाने पे क्या कहानी होगी। मैंने कहा जी कहानी ये है कि साहब हम इतना नीचे आ गए। कितना नीचे? मैंने कहा इतना, ये ऐसा बना देता हूं छोटी पृथ्वी बीच में इसी के। अब कैसे है डायग्राम को ध्यान से देखिएगा बेटे, कितना नीचे आ गए हो सर? डी नीचे आ गए साहब। मैंने कहा ये कितना बचा फिर यहां से? सर ये R-D बचा सर। हाँ, अब मतलब कहानी ये है कि आपके पास सिर्फ इतनी सी धरती माता है। हाँ, और आप यहाँ पे खेला खेल रहे हो बेटे। यहाँ पे m मास का पार्टिकल है और इतनी दूरी पर है, इतनी डिस्टेंस पर। कितने पे? R-D पर। हाँ ठीक है, तो क्या ही हो गया सर? मैंने कहा हुआ कुछ नहीं यार, यहाँ पे फोर्स लिख दूंगा साहब मैं। अब पूरे पृथ्वी होती, हाँ, तो उसका कैपिटल एम है मास, तो भाई कैपिटल एम, पर ये छोटी सी पृथ्वी रह गई ना। आप जैसे ही नीचे डी डेप्थ पे चले गए तो पृथ्वी तो इतनी सी रह गई अब। हाँ या ना? तो वही फोर्स लगाएगी साहब। तो इसका मास कैसे निकाले? मैंने कहा इसका मास एम डेस ले ले भाई। सबसे पहले क्या डेंसिटी जानता है क्या? हाँ सर। देख मैंने कहा डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा ये m अपॉन पूरी अर्थ के लिए 4/3 πr³ ना। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं कहूं कि साहब ये m डेस निकाल ले, क्योंकि फिर तो आंसर आ ही जाएगा सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये m डेस आ गया सर। इससे आसान मेथड भी है मेरे पास, पर ठीक है आप 11th में हो इसलिए यही करा रहा हूं कि साहब रॉ इंटू 4/3 πr³ R-D का क्यूब। अरे क्योंकि R-D है भाई अब तो इसका रेडियस। रो का वैल्यू रख दीजिए साहब। मैंने कहा रो है कितना, m/4/3 πr³। ये 4/3 πr-D का क्यूब नहीं आया है। अरे डेंसिटी ऑफ अर्थ तो यही है, वो तो कांस्टेंट रहेगी बाबू। ये गया, m डेस आ गया साहब, m/r³ R-D का क्यूब। अब क्या करूं सर? मैंने कहा करना वरना कुछ नहीं है भाई, हमें हम तो खेला खेलते हैं बस। अब देखो लिख दो साहब, फोर्स लिख दो, जी का मान डेप्थ पे लिखना है कि हाँ लिखो भाई, फोर्स लिखाओ तो फिर जी कैपिटल एम डेस इंटू छोटा m अपॉन R-D का होल स्क्वायर। हाँ सर। अच्छा, क्या ये सेप को मैं mj लिख दू, क्या gd लिख दू तो ये कट जाएगा? हाँ तो सर डायरेक्ट ही लिख देते। मैंने कहा देख अब डायरेक्ट ही तो लिख रहा हूं, दिखाने के लिए किया था हो तो। देख क्या कि जी डी इक्वल टू क्या, जी एम डेस अपॉन R-D का होल स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ गया आपका बेटे। जी डी बराबर जी R-D का होल स्क्वायर। एम डेस का वैल्यू कितना आया बेटे, वो रहा m/r³ R-D का, सॉरी डी छोटा है,
स्क्वायर की क्यूब है सर। काटो रे, ये 2 बार कट गया सर। ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर इधर और ये आर माइनस डी अपॉन आर इधर। ओ हो सर, देखा देखा लग रहा है, ये जी है, ये 1 माइनस डी बाई आर है। क्या इस फॉर्मूले में बाइनोमिनल एक्सपांशन लगाया? नहीं, ये फॉर्मूला सभी जगह वैलिड है भाई। कितनी ही डेप्थ हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपी करे और टीएमआर करे। हाँ जी, तो क्या ये बात समझ आ गई है? डेप्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या डिक्रीज हो जाता है? हाँ, ग्रेविटी कम हो जाती है सर। नीचे जाए या ऊपर जाए ग्रेविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। और ये वो फॉर्मूला है जो सभी जगह लगता है, 100% वैलिड फॉर्मूला है। यानी कि इसमें हमने कोई भी ऐसी बातें नहीं करी है जिसमें हमने बाइनोमिनल का यूज किया हो। चलिए भाई, एक क्वेश्चन देखिएगा कैसे क्या कहानी होगी। मैंने कहा देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि साहब ये कहानी है कि क्या सर, मैंने कहा अर्थ की सरफेस से, सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से, अर्थ की सरफेस से, ये अर्थ की सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ है आर ई, यहां से 1 किलोमीटर की हाइट पे, कितनी हाइट पे बेटा? 1 किलोमीटर की हाइट पे जो जी का वैल्यू है वो एज इट इज है डी डेप्थ पे। क्या पूछा है? At height of 1 kilometer from the Earth surface, gravitational acceleration is same as at d depth of Earth surface. Find the value of d. तो यानी कि आपको बेटे d की वैल्यू बतानी है कि यहां से d की वैल्यू क्या होगी। यानी कि g8 हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर is same as d depth. Find d. चलिए भाई, क्या लगाया जाए भाई? बताइएगा क्या लगाएं भाई? कि सर बड़ा आसान है, लगाना क्या है इसमें? क्या नकली वाला फॉर्मूला लग सकता है? हाँ। क्या ये वाला फॉर्मूला जी एच बराबर जी 1 - 2h/r लग सकता है? यस। 1 किलोमीटर बहुत छोटा हाइट है भाई। और जी डी क्या होगा बेटे? जी 1 - d/r। इक्वेट कर दीजिए दोनों को, कर दीजिए सर। तो दोनों को जब हमने इक्वेट किया साहब, तो हमें ये मिलता है कि क्या जी 1 - 2h/r इक्वल टू जी 1 - d/r। जी से जी गया, हाँ, 1 से 1 गया, और ये 2h/r इक्वल टू d/r ये गया। तो बेटे क्या आ गया? d इक्वल टू 2h, यानी कि d इक्वल टू 2 किलोमीटर, क्योंकि h 1 किलोमीटर है। किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा, नहीं है कोई भी दिक्कत, कैसे भी सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा और ध्यान से सुनते चलिएगा। ग्रेविटेशन का एक एक पॉइंट आपके टिप्स पे होने वाला है। अब क्या बात हो गई सर? मैंने कहा हम नीचे गए ऊपर गए, हमने बातों को सीखा, अब हम अर्थ को रोटेट कराते हैं। अर्थ को क्या करते हैं बेटे? घुमाते हैं। इफेक्ट ऑफ रोटेशन दिखाता हूं मैं ग्रेविटेशन पर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर रोटेशन का क्या इफेक्ट होगा, बात करते हैं भाई। ये अर्थ है, इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो साहब कहानी ये है कि साहब इफेक्ट, क्या इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन की क्या कहानी होगी, सुनिएगा बड़े ध्यान से, कमाल का टॉपिक है। ये जो लाइन बनाई है किसके, कहां से घूम रही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? पोल्स पर है। और ये हमारा क्या है बेटा? ये इक्वेटर है। ये कौन है? इक्वेटर है साहब। अगर मैं बात करूं कि आप इक्वेटर पे होते तो क्या कहानी होती कि साहब हम यहाँ होते इक्वेटर पे, हाँ, तो अंदर की तरफ तो क्या लग रहा होता? mg। अरे mg कहाँ लगेगा? हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। और बाहर की तरफ क्या लगेगा? ऐसे रोटेट हो रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर r। नहीं आया? क्या बात समझ में आई है? एट इक्वेटर की अगर हम बात करें, जो बहुत बार पूछा जाता है, एट इक्वेटर क्या होगा बेटा? नेट फोर्स कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? नेट फोर्स हो जाएगा साहब mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। हाँ, क्या मैं इसको m g डेस बोल दूं भाई? इक्वेटर पे जो इफेक्टिव एक्सलरेशन मिलेगा
mj माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर। ध्यान से देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आप कहोगे मैं पूरा पूरा डेरिवेशन भी आपको सिखा सकता हूं मेरे दोस्त, पर बड़ी आसान सी चीजें हैं, ये तो डायरेक्ट ही लिख दो सर। तो जी डेस कितना आया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अरे हाँ या ना, जे इक्वेटर आ गया है भाई, जे इक्वेटर। इफेक्ट ऑफ रोटेशन क्या आया है बच्चे, एम सॉरी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, अगर मैं यही बात कहता कि जी पोल, जी पोल, कौन सा पोल, जी पोल, जी पोल क्या लिखता बेटे, पोल पे सिर्फ क्या लग रहा है, एम जे, तो पोल पे सिर्फ क्या रहेगा साहब, पोल पे जी ही रहेगा। अरे बोल हाँ या ना, पोल पे आर का वैल्यू कितना हो गया, जी, आर का वैल्यू कितना हो गया, जी लो। हाँ, अब सुनिएगा कमाल की बातें कि साहब पॉल पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। ध्यान से सुनते रहिएगा, बड़ी कमाल की बातें अब मैं सिखाने वाला हूं और बहुत बार पूछे जाते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन। क्या क्या पूछे जाते हैं उन्हीं पे चर्चा हम करने वाले हैं, देखिएगा। हिसाब ये तो है पॉल वाली लाइन, ये इक्वेटर है, हाँ कौन है ये, इक्वेटर है। हाँ, अगर आप यहां से यहां जाते हो तो जी का वैल्यू इंक्रीज होता है, और अगर आप यहां से यहां आते हो तो जे डिक्रीज होता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते तो जी का वैल्यू बढ़ता है, और पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज होता है साहब। अच्छा, ये तो बात समझ आ गई सर। यहाँ पे जी इक्वेटर, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पे जी पोल, बोलते चल जी है, क्या है, जी है सर। ओके, फिर कहानी सर हमें किसी भी जगह पे पूछ ले तो हम क्या करें सर, किसी भी जगह पे मतलब कि साहब यहाँ पे पूछे हमसे, यहाँ पर, यहाँ बताओ, मैंने कहा देखे जे एंगल थीटा है, ऊपर से ले आए वर्टिकल से, कहाँ से ले आए, वर्टिकल से, और यहाँ पे जो जी का वैल्यू होगा लिख दूं क्या, जे एट एनी पॉइंट, जी एट एनी पॉइंट कहीं पर भी बोल दो तो वो क्या होगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सब जगह लगता है। जब ये यहाँ आ जाएगा थीटा 90 हो गया तो क्या हो गया था, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ जीरो हो गया था तो वो पूरा पूरा जीरो हो गया था। ये टीएमआर की कैटेगरी में ले जाइएगा। इस फॉर्मूले पे बहुत भर भर के क्वेश्चन है मेरे भाई, और मुझे लगता है सारे क्लियर हो जाएंगे अब आपके क्वेश्चन। ई पोल है, ई इक्वेटर है, क्या है, इक्वेटर है सर। अच्छा सर, और आगे बढ़ते हैं। जी का खेल कर लिया हमने, अब एक नई हेडिंग हम डालेंगे यहाँ पे, और हम पढ़ेंगे क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे सर ये तो पढ़ के आए हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी, सर ये पढ़ के आए हैं हम। मैंने कहा अरे नहीं मजाक कर रहे हो, नहीं सर हम पढ़ के आए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा हाँ, कहाँ पर, कहाँ पर पढ़ के आए हो, वर्क पावर एनर्जी में। हाँ, फिर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है सर, मैंने कहा है डिफरेंस बेटा, बहुत ज्यादा हाइट के लिए आप mgh नहीं लिख सकते हमेशा, बहुत ज्यादा हाइट के लिए आप mgh नहीं लिख सकते। क्लियर है, तो जो डिफरेंस है उसी पे चर्चा हम करेंगे कि साहब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मैंने कहा हम तो कोई भी दो मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे चर्चा करते हैं साहब। ये m1 है और ये m2 है साहब, ठीक है साहब, और दोनों एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से r1 डिस्टेंस पे हैं। कितने पर हैं, r1 डिस्टेंस पर है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरे बच्चे, सब जानते हैं कि साहब इट इज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। यस सर, मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट पी पर है और पॉइंट क्यू है, एक ऐसा कोई पॉइंट है जो कितने डिस्टेंस पे है, यहां से r2 डिस्टेंस पर है। हाँ, इस m2 मास को इस m1 के ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट से p से क्यों ले जाने में कितना वर्क डन करूंगा, पहले वो निकालता हूं। हाँ सर,
तो क्या फोर्स वेरिएबल है? हाँ साहब, जैसे जैसे आर बढ़ेगा फोर्स चेंज होगा। तो हमने कहा जी साहब इसको एक्स पे जाके हमने छोटा सा डीएक्स डिस्प्लेस किया और ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इधर है। भाई एक्सटर्नल एजेंट तो ऐसे ही खींच रहा होगा ना, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे खींच रहा होगा। तो जो वर्क डन निकालेंगे डी डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स कोस जीरो का इंटीग्रेशन। क्या ये जी m1 m2 बाई जी m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये डब्ल्यू एक्सटर्नल आ गया। सर जे m1 m2 तो बाहर आ गया इधर, सुनिएगा आप, हाँ ठीक है। और 1/x² dx का इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई, 1/ इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है साहब। क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को मैं डी बोल सकता हूं? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही तो डी था और माइनस डी डब्ल्यू सी क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स। हमने एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकाला है भाई। तो सर ये देखिए जी m1 m2, आप देखते रहिए सर, r1 से r2। सर ये देखिएगा x की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, x की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन r1 से r2। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो ये du बराबर जी m1 m2, हाँ सर, वो हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2 तक। देखते रहो भाई, ये तो u फाइनल माइनस u इनिशियल हो गया बेटा, ये जी m1 m2, हाँ सर। और ये क्या, x की पावर -1 अपॉन -1, यहाँ तक कोई दिक्कत? r1 से r2 में आराम से करता हूँ बेटा, u फाइनल माइनस u इनिशियल माइनस जी m1 m2, हाँ। और ये हो जाएगा 1/x r1 से r2। देखते रहो भाई, फिर क्या करें? मैंने कहा जी देखिए, u फाइनल माइनस u इनिशियल माइनस जी m1 m2, हाँ सर, 1/r2 माइनस 1/r1। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ है? थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करने पर क्या देखेंगे कि साहब जी m1 m2 बाई r2 माइनस का, और ये प्लस 1/g, अरे बोल, सॉरी, जी m1 m2 बाई r1। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया है साहब? मैंने कहा हाँ। किसी एक जगह के डिफाइन करने के लिए क्या एक जगह जीरो मानना पड़ता है? हाँ। क्या मानना पड़ता है? जीरो। तो मैं इसको पूरा ढंग से लिख देता हूं भाई, है ना? लिखिए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जी m1 m2 बाई r1 माइनस जी m1 m2 बाई r2। देख लीजिएगा, ये प्लस वाला है, आगे लिख दे, इसको पीछे लिख दिया माइनस का। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट डेरिवेशन करने के बाद आया और हमने कहा कि साहब ये m1 था, ये m2 था, हाँ, ये r1 था, यस सर, और ये r2 था यहाँ पर। हाँ, हम अगर ऐसा बोले कि R2 इज 8 इंफिनिटी, हम कहाँ ले गए? इन्फिनिटी पे ले गए साहब। इन्फिनिटी पे ले गए तो U फाइनल क्या आ जाएगा? 0। अरे R2 इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा, तो क्या फाइनल बनेगा? 0 माइनस U इनिशियल बराबर जी m1 m2 बाई r1 माइनस 0। तो U क्या आ गई? किसी भी एक जगह की लिखने के लिए, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पहली बात वो किसी एक की नहीं है, दो की है। किसकी है? दो की है। हाँ, और वो क्या है? क्या आई देख, माइनस जी m1 m2 बाई r1। क्या आई? r1। अब आपको क्या याद रखना है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट है पॉइंट मास वाले, जोड़ी की, किसकी बेटे? जोड़ी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जोड़ी की होती है क्या? माइनस जी m1 m2 बाई r। क्या होती है? माइनस जी m1 m2 बाई r होती हैं।
और ये हम कब लिख पा रहे हैं, जब हमने मन में ये माना है कि इन्फिनिटी पे जीरो है। व्हेन यू एट इन्फिनिटी इज जीरो, यू एट इन्फिनिटी इज जीरो। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बोले, क्योंकि इसके बिना मेरे दोस्त काम चलेगा नहीं यार। पोटेंशियल एनर्जी तो लिखनी आएगी तभी काम चलेगा। कोई दिक्कत है? पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो फिर आपसे कहा जाए कि साहब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 12th क्लास में होते साहब तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन को एकदम देख पा रहे होते। ये तो एक जैसे ही है साहब। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? मैंने कहा ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ नहीं, मान लो कि यार ये m1 मास है। हाँ, अब इन्फिनिटी से क्या कर रहे हैं हम साहब, किसी एक m2 मास को लेकर आ रहे हैं यहां से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर m2 मास को। तो वर्क डन पर यूनिट मास है ना, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। यानी कि अगर मैं बात करूं जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vg की बात करें तो वो क्या है साहब, वर्क डन किसका, एक्सटर्नल एजेंट का पर यूनिट मास। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां से आऊंगी, ये वर्क डन बोले या एनर्जी बोले एक ही बात है, पर यूनिट मास, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये तो साहब दो मासेस के सिस्टम की एनर्जी होती है -g m1 m2/r अपॉन क्या, m2 को ला रहे तो m2 का डिवाइड, कितना आएगा? तो सर ये आ जाएगा -g m1/r। किसी भी पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, -gm1/r आ जाएगा। हाँ या ना? कुछ नहीं है, वापस से देख लीजिएगा। इन्फिनिटी से एक m2 मास को हम उठा के यहाँ लाए इसके ग्रेविटेशन फील्ड में, तो पर यूनिट मास हमने कितना वर्क डन किया, वही क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर यूनिट मास कितना वर्क कर रहे हो। हाँ, फिर आपसे कहे कि साहब 10 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 1000 किलो लेकर आओ, इस पर यूनिट मास के वर्क डन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा सबका। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब कहानी जोरदार वाली, कौन सी वाली, जोरदार वाली क्या है, एस्केप वेलोसिटी। अभी अभी हम लोगों ने सफलता प्राप्त करी है क्या, इंडिया वालों ने? हाँ बिल्कुल करी है, करी है ना बेटे। कि चांद पे झंडा होना और झंडे में चांद होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। औकात औकात की बात है बेटे, क्या कहते हो? तो इसे के साथ हमने साहब चांद पे अपने झंडे को लहरा दिया है। और वो जब चांद पे झंडा लहराने के लिए हमने रॉकेट को छोड़ा, तो वो रॉकेट किस वेलोसिटी से छोड़ा, एस्केप वेलोसिटी से। अरे तभी तो चांद पे झंडा होना और झंडे पे चांद होना। आज सीना ठोक के बोल पा रहे हैं ना, किसकी वजह से के, एस्केप वेलोसिटी की बिना क्या वो बाहर जा पाता नहीं। तो हमें पता होना चाहिए भाई, क्या, एस्केप वेलोसिटी। हाँ, कुछ लोग अपने झंडे में चांद लगा के घूम रहे हैं, अपने पड़ोसी, और हम चांद पे झंडा लगा के घूम रहे हैं। क्या कहते हो? यही तो बात है। तो वी आर प्राउड ऑफ आर साइंटिस्ट, गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। क्या कहते हो भाई? मतलब मजा आ गया था भाई उस दिन, तो कुछ भी कहो तुम। ये एक ऑब्जेक्ट है साहब, खेला करते हैं अब। एक ऑब्जेक्ट है साहब, ठीक है साहब, एम मास का, अर्थ पे रखा हुआ है। अर्थ वही आर रेडियस और कैपिटल एम मास। यहां से इसको कितनी वेलोसिटी दी जाए कि एक ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए, इसे ही एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, वी। क्या बोलते हैं इसको बेटे, वी। तो हमने कहा कि यहाँ चला गया अंतरिक्ष में, और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई। तो हमने कहा एनर्जी कंजर्व कर लेंगे साहब, हमें तो सब आता है। हाँ,
तो हमने कहा जी यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर जीरो प्लस जीरो, ये तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ सर, पार्टिकल की, और माइनस जी कैपिटल एम छोटा एम अपॉन बोल रहे आर बराबर जीरो। तो देखिएगा ये एम से एम तो गया साहब, वी स्क्वायर बराबर 2gm/r, तो v आ गया हमारा √2gm/r। हाँ, इसको अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो r से तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा आपका, क्या कि वी बराबर 2gm/r² इंटू r। तो v आ गया बेटा 2g/r। आया क्या? याद रख लो तो कोई बुराई नहीं है। और इस एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की पर आर। बोलना पर सेकंड बेटे, पर सेकंड, बहुत तगड़ा स्पीड है ये। ठीक है क्या? पक्की बात है? सोच लीजिए, पर सेकंड या पर आर? सोचो सोचो, देखिए सोचो क्या होता। सोच लिया तो सोच लो भाई, इतना होता है। अब एस्केप वेलोसिटी की कहानी होने के बाद हमने कहा जी साहब देखो और कुछ बातें करते हैं, हम सैटेलाइट सिस्टम की भी बातें कर लेते हैं। ज्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है, पॉइंट टू पॉइंट हमने बातें करी और टॉपिक टू टॉपिक हमने पढ़ा। सैटेलाइट सिस्टम की बात करते हैं, किसकी? सैटेलाइट की। सैटेलाइट सिस्टम, ये सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है? मैंने कहा जी साहब एक तो प्लेनेट होता है, क्या होता है? प्लेनेट होता है। ये लो साहब, ये प्लेनेट है, और एक है बेटे सैटेलाइट। एक है क्या? सैटेलाइट। प्लेनेट और सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है भाई? प्लेनेट और सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है? यानी कि हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ प्लेनेटरी मोशन की। इसके स्टडी ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये प्लेनेट क्या होता है कोई बताएगा, और एक सैटेलाइट क्या होता है कौन बताएगा? सैटेलाइट, प्लेनेट वो होता है और सैटेलाइट भी वो होता है। सन प्लेनेट है या सैटेलाइट है, अर्थ प्लेनेट है या सैटेलाइट है, मून प्लेनेट है या सैटेलाइट है। मैं आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा, मैं नेचुरल की बातें कर रहा हूं। डिपेंड करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। हाँ, अर्थ अभी सैटेलाइट है मून के लिए कि सन के लिए? सन के लिए। हाँ, पर मून के लिए अर्थ प्लेनेट है। ऑलवेज क्या होता है कि जो बड़ा मास वाला ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ छोटे छोटे मास वाले ऑब्जेक्ट चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो जो चक्कर लगाता है साहब वो सैटेलाइट, और जिसके चारों तरफ लगाता है वो प्लेनेट है। तुम्हें प्लेनेट बनना है कि सैटेलाइट बनना है? हमें तो प्लेनेट बनना है। हर कोई हमारे चारों तरफ चक्कर लगाए तब ही मजा आएगा साहब। मैंने कहा लगवाएंगे बेटे, क्या टेंशन ले रहा है? स्टडी ऑफ प्लेनेटरी मोशन के बारे में कुछ हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरी दी थी, जो सेंट्रिक थ्योरी है, जो इन साहब ने दी प्लूटोनमी, और आर्यभट्ट साहब ने भी हेलोसेंट्रिक थ्योरी दी, और हमारे कौन है निकोलस साहब, इन्होंने भी ऐसी थ्योरियां दी। हमारे जो काम की थ्योरी है उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना? उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। केपलर साहब आए जिन्होंने सैटेलाइट थ्योरी के बारे में बहुत सारी चीजें हमें बताई। तो केपलर्स के लॉ हम पहले पढ़ते हैं, फिर सैटेलाइट की कहानी हम सीखेंगे। ठीक है जी साहब। केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन का साहब केपलर ने लॉ दिया। उन्होंने क्या बोला केपलर साहब ने? सुनिएगा ध्यान से। केपलर साहब ने कहा कि यार ये जो अर्थ है, हाँ, ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पर ये सर्कुलर पाथ में नहीं लगाती है, इलिप्टिकल पाथ में लगाती है बेटे। किसमें? इलिप्टिकल पाथ में। ध्यान दीजिएगा। अब इलिप्स क्या होता है थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेता हूं मैं। अंडा देखा? अंडा तुमने? एग, वही इलिप्स है।
एक जैसा ही शेप होता है एलिप्स का। तो देखिएगा एलिप्स में दो फोकस होती है साहब, ये तो मेजर एक्सेस है, ये कौन सी है, ये मेजर एक्सेस है, हाँ, और ये माइनर एक्सेस है, माइनर एक्सिस है। इसमें दो फोकस है, एक फोकस यहाँ है और एक फोकस यहाँ है। इलिप्स में दो फोकस होती है बेटे, एक ये F1 और ये F2 मान लो, हाँ, और ये फोकस और यहाँ के ये जो डिस्टेंस है, मान लो कि साहब ये टोटल A है, इसकी मेजर एक्सेस कितनी है A और माइनर एक्सेस है B, हाँ, ध्यान से सुनते रहना आप। तो आपसे ये कहा जाए कि साहब ये जो फोकस और यहाँ का जो डिस्टेंस है ये ए के बराबर है, किसके बराबर है, ए, ये ई क्या है, मैंने कहा ये ई सेंट्रिसिटी है, ई सेंट्रिसिटी है भाई, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। ई सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो ये डिस्टेंस भी कितना है, ए के बराबर है, किसके बराबर, ए के। E इज अ सेंट्रिसिटी जिसका वैल्यू 0 से E के बीच में होता है, ठीक है साहब। अच्छा एक बात बताइए सर, मैंने कहा जी बोलिए, कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, थोड़ा सा और डायग्राम बनाते हैं एक और, जिससे आपकी चीजें और आसान हो, क्योंकि हमारे काम की बातें बहुत सारी होने वाली हैं। हाँ, मैंने कहा जी देखते रहें बस, और बाकी कुछ नहीं करना तुम्हें। मैंने कहा सर आपने क्या बताया कि साहब ये है हमारा फोकस, हाँ, कोई भी दो फोकस होते हैं, ये एक फोकस पे सन हो सकता है, मान लो कि साहब यहाँ सन है, हाँ, और ये वाला डिस्टेंस साहब ए ही है, हाँ, और ये कितना है, मैंने कहा ये ए है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर, मैंने कहा देख ये ए में से ये घटा दो तो A1 माइनस ई, तो ये होगा R1 बोल दो इसको, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा R2 क्या, A1 प्लस ई, अरे ए प्लस ए, हाँ या ना। अब अर्थ क्या है, इस इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है साहब, क्या लगाती है अर्थ, इस इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है। मान लो ये रही अर्थ, ये अर्थ है धरती माता, हाँ सर, ये कभी यहाँ चली जाएगी तो ये, हाँ, ये अर्थ ऐसे चक्कर लगाती है, यह बात इन्होंने बोल दी साहब, किन्होंने, केपलर साहब ने। केपलर साहब ने क्या बोला कि साहब जो अर्थ है वो इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है, पहली बात तो ये, हाँ, तेरे दूर जाने की खुशी ना, तेरे दूर जाने का गम और पास आने की खुशी, जब भी कोई दूर जाता है तो गम होता है, हाँ, और पास आता है तो खुशी होती है सर, हाँ, क्या जब कोई पास आ रहा होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, यस, और दूर जा रहा होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इन्होंने जो ऐसे ऐसी बातें बोली वो सच में साबित हो रही थी भाई, ऐसा जीवन में भी होता है, जो इन्होंने हमें बताया कि क्या, कि मान लो सन यहाँ पर है, यहाँ कौन है, ये सन है, सन, हाँ, और अर्थ यहाँ पर है साहब, कहाँ पर है, यहाँ पर अर्थ है, ये अर्थ है। इन्होंने कहा कि साहब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, हाँ, अब हुआ क्या कि साहब अर्थ पे एक फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, इधर एफ, मैंने कहा जी हाँ, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका इधर घटक होगा कितना, कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, हाँ, और एक इधर होगा कितना, एफ साइन थीटा। जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट होता है वो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, और परपेंडिकुलर वाला उसको सेंट्रीपिटल देता है, हाँ। अब जैसे जैसे अर्थ पास आएगी तो ये फोर्स इंक्रीज होगा, हाँ, और फोर्स इंक्रीज होगा तो ये वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, नहीं आया। वेलोसिटी जैसे जैसे अर्थ पास आएगी तो इंक्रीज होगी सन के, और दूर जाएगी तो डिक्रीज होगी। एक बार इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया भाई कि क्या, कि तेरे पास आने की खुशी क्या थी और दूर जाने का गम क्या था, कैसे सर, मैंने कहा ऐसे, ऐसे पूछा बेटे, ऐसे। उन्होंने क्या कांड किया देखिएगा, उन्होंने कहा कि साहब ये ए है, ये बी है, हाँ, और ये सी है, हाँ, आप बताइए कि क्या, मैंने कहा सन यहाँ पर है, उन्होंने कहा कि अर्थ के काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के बताइए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ के ये सबसे ज्यादा होगा, फिर के बी होगा, और फिर के सी होगा।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया, बिल्कुल, क्योंकि जब पास होगी तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा और दूर होगी तो सबसे कम। बोल हाँ या ना। बहुत सुंदर। आया। हाँ जी भाई, तो ये बात समझ में आपको आई है या नहीं आई है? अगर आई है तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। तो ये साहब केपलर साहब कह गए कि ऐसी ऐसी बातें हैं। केपलर साहब का ये पहला लॉ था जो हमने पढ़ लिया। ये जो डिजाइन में लेकर आया हूँ आपके लिए, आपका मन लगा रहे भाई। फर्स्ट लॉ ऑर्बिटल का है, सेकंड लॉ ऑफ एरिया का है, और थर्ड लॉ टाइम पीरियड का है। देयर आर 3 लॉ ऑफ केपलर। पहला ऑर्बिटल का है कि साहब ये इलिप्टिकल ऑर्बिटल में चक्कर काटता है। दूसरा एरिया का है, और तीसरा टाइम पीरियड का है। अभी एरिया की भी बातें करेंगे हम। केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, सेकंड लॉ की बातें कर लीजिए सर। किसकी? सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ कहता है कि साहब क्या कह दिया सेकंड लॉ ने? मैंने कहा देखो तो सही, देखो तो सही। क्या? मैंने कहा ऐसे। मैंने कहा ये सन है कि हाँ, और ये धरती माता है? मैंने कहा हाँ। कहाँ पर है? मैंने कहा यहाँ पर है। अच्छा, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। हाँ। अब अर्थ जा रही है किसी भी टी टाइम में, यहां से लेकर यहां तक ये टी टाइम का इंटरवल चलती है और यहाँ आ जाती है। तो कितना एरिया स्विफ्ट करती है ये? इतना एरिया स्विफ्ट करती है E1। हाँ। फिर मान लो ये अर्थ कहीं पर यहाँ पर थी, ध्यान से सुनते रहे, यहाँ पर थी, और ये आर रेडियस, और उतने ही टाइम इंटरवल में, जैसे 2 सेकंड, तो इतने ही टाइम इंटरवल में अब मान लो कि ये यहाँ पहुंचना है। हाँ। तो ये एरिया कितना स्वेप्ट किया इसने? A2। तो क्या बोला केपलर साहब ने कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करती है, यानी कि A1/T1 बराबर क्या? A2 अपॉन T2, सॉरी A1/T बराबर A2/T, यानी कि A1 बराबर A2। इसे बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी, यानी कि dA/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या? dA/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वल टाइम इंटरवल में साहब ये इक्वल एरिया स्वेप्ट करती हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। देखो भाई, इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल एरिया स्वेप्ट करने लग गई। मैंने कहा हाँ, कर तो ऐसे ही रही है भाई। तो और देखो क्या कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो सुनिएगा कि ये क्या हो रहा है। ये सन है, हाँ। अब मैं आपसे कहूं कि साहब अर्थ यहां से यहां चलती हैं, ए, और ये बी। अर्थ ए से बी चलने पे कितना टाइम लेती है? T1। और बी से ए चलने में T2 टाइम लेती है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कमाल का है। क्या T1 बराबर T2 है? T1 ग्रेटर देन T2 है, या T2 ग्रेटर देन T1 है? ए बी सी, बोलो। ए बी सी, बोलो। ए बी सी, कौन सा आंसर जाएगा बेटे? बेटे, बेटे के तोते उड़ गए सर। तो मैंने कहा देख बेटे, ये अर्थ यहाँ थी, हाँ, और ये यहाँ। जब ये ए से बी चली होगी तो ये एरिया स्वेप्ट किया क्या? हाँ। क्या इसको A1 नाम दे दूं? हाँ सर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या जब अर्थ कहां से कहां चली, बी से ए चली, तो उसने ये वाला एरिया स्वेप्ट किया क्या? बी से ए, ये A2 है। हाँ। क्या A2 ग्रेटर देन A1 है? हाँ सर। अगर A2 ग्रेटर देन A1 है तो हम जानते हैं कि A1/T1 बराबर A2/T2 होना चाहिए ना? हाँ। अरे हाँ या ना? हाँ। तो ऐसा करिए कि T2/T1 बराबर A2/A1, और A2/A1 यहां से लिख दीजिएगा A2/A1 ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 है तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा। बल आया क्या? अरे ज्यादा एरिया स्वेप्ट करेगी तो ज्यादा टाइम लेगी, और कम एरिया स्वेप्ट करेगी तो
कम टाइम लेगी ना बेटे। तुम्हें लग रहा था साहब यहाँ से यहाँ चली, अरे सन यहाँ है बेटा। एरिया कौन सा शिफ्ट किया? द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अर्थ एंड सन स्वेप्ट एरिया by line joining of sun and earth is equal in equal time interval is known as केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये वाली लाइन जो एरिया स्वेप्ट कर रही है ये ओके। अब क्या किया जाए मेरे भाई? आप सुने सर? मैंने कहा जी क्या कि खेल अभी बाकी है, बात अभी बाकी है कि क्या? मैंने कहा देखते रहो बस तुम। कि देख रहे हैं सर? मैंने कहा एक बात बताइएगा कि क्या, मैंने कहा ये सन है, हाँ ये अर्थ है, कहीं पर भी ले लो अर्थ, ये अर्थ है, यहां से एक फोर्स लग रहा है इसे, हाँ क्या ये फोर्स एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है? हाँ सर। अगर ये फोर्स एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है तो इस फोर्स का नेट टॉर्क कितना होगा? तो नेट क्या होगा? जीरो, और नेट टॉर्क जीरो होगा तो एल क्या रहेगा? कांस्टेंट। एल क्या रहेगा? कांस्टेंट। हाँ सर। इस वाली को बोलते हैं पेरीजी। कौन सी? पेरीजी। और इसको बोलते हैं अपोजी। 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 भाई साहब क्या स्पेलिंग है बे इसकी? अपोजी। मैं ऐसे लिख देता हूं अपोजी, समझ जाना। एक पेरिजी है, एक अपोजी। कैसे पहचानेंगे? अर्थ के पास वाला जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो पेरिजी है, और जहां पे सॉरी सन के पास वाले पॉइंट को पेरिजी और दूर वाले को अपोजी बोलते हैं। यहां पूछी जाती है वेलोसिटी। क्या पूछी जाती है? वेलोसिटी। तो हमने कहा कि साहब यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। हाँ, रेशियो पूछ लिया जाता है इनका। तो मैंने कहा यार ये तो r1 है और ये r2 था। हाँ हमने निकाला भी था यार, ये याद करो। r1 a1 माइनस ई, r2 याद कर a1 प्लस का e। हाँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, m1 v1 r1 बराबर m2 v2 r2। बहुत बढ़िया, m1 से m2 कट गया क्योंकि अर्थ का मास तो वही है। हाँ, तो v1 अपॉन v2 बराबर r2 बाई r1। ओ हो 1 माइनस ई है, ओ 1 प्लस का ई है, ओ हो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस का ई। आया है क्या? अरे आया है क्या? बात समझ आ गई शायद आपको मेरी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई तकलीफ है? कैसी भी? थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन की चर्चा हम करने से पहले क्या बताएं तुमको कि कुछ मत बताओ सर। मैंने कहा तो फिर देखो बेटे, थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन डायरेक्ट सिखाते हैं मास्टर जी। देखो कैसे, ऐसे। मैंने कहा ये सन है, हाँ सर। और मैंने कहा जी ये आर डिस्टेंस पे अर्थ है, हाँ जी सर। और क्या बोला है कि साहब जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब होता है। क्या होता है? आर क्यूब। अभी तो ये याद रखिएगा, अभी तो ये याद रखिएगा। हाँ जी भाई, देखें आगे। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या? आर क्यूब होता है। पर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त, ये इसका मेजर एक्सेस ए है। हाँ, वहां पे दो ऑप्शन थे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। क्या? ए क्यूब। ए क्या है? रेडियस ऑफ मेजर एक्सेस। रेडियस ऑफ मेजर एक्सेस, या हाँ कुछ भी लिख लो, रेडियस ऑफ मेजर एक्सेस। भाई दो एक्सेस है ना यार, रेडियस मान लो आधा है तो। कौन सा केपलर का थर्ड लॉ है? तो आंसर है केपलर थर्ड लॉ ये है। पर अप्रोक्सीमेशन इसको माना जाता है, अप्रोक्सीमेशन में यही लेते हैं हम। तो केपलर थर्ड लॉ टी का पावर यानी कि उसका जो टाइम पीरियड उसका स्क्वायर मेजर एक्सेस के क्यूब के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। पर अप्रोक्सीमेशन ऊपर वाला लेते हैं, याद रखिएगा। अच्छा ये बातें हो गई। हाँ,
मैंने कहा और एक और चीज मैं सिखा देता हूँ आपको, मुझे जो सिखाना था कि सेकंड लॉ का एक छोटा सा डेरिवेशन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। सेकंड लॉ का, मैंने कहा हाँ सेकंड लॉ का ही बात कर रहा हूँ। जो न्यू केपलर का सेकंड लॉ है कि क्या कि साहब ये सन है, हाँ बेटे वाला नहीं, सन सूर्य वाला सन, ये आर रेडियस, ये टी टाइम पर, हाँ, या ऐसा मान लीजिए कि साहब ये यहाँ पर था, ऐसे घूम रही है अर्थ, कैसे भी घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टी टाइम पर, और टी प्लस डी टी टाइम पे बेटे ये इतना आगे आ गई साहब, कितना थीटा एंगल आगे आ गई। हाँ, तो हमने कहा कि ये एरिया कितना स्वेप्ट किया निकाल सकते हो, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा परपेंडिकुलर डाला साहब, ठीक है, क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। हाँ, तो हमसे क्या पूछा कि साहब ये एरिया निकालो इसका, तो हमने कहा कि साहब एरिया तो हम निकाल देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट सर, 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे ना सर। हाँ, हाइट कर दीजिए सर। बेस कितना हो गया साहब, मैंने कहा जी बेस हो गया कितना, बेस तो ये हो जाएगा क्या, ये साहब आर्क के जैसे बिहेव करेगा ना, dt बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, तो ये तो हो जाएगा ये भी r और ये भी इक्वल r के बराबर ही मान लो, तो बेस तो हो गया आर डी थीटा, आर थीटा सॉरी, क्या आर थीटा, हाँ सर, क्या हो गया आर थीटा, और हाइट क्या हो जाएगी साहब, हाइट भी आर ले लो तुम तो, ठीक है सर, क्या ले लो, आर ले लो। एरिया आ गया सर, मैंने कहा हाँ, क्या आया एरिया, एरिया आ गया सर आर स्क्वायर थीटा बाई टू, इसको डी ए बाई डी टी करो तो सर ये आर स्क्वायर बाई टू डी थीटा बाई डी टी सर। हाँ, तो ये डी ए बाई डी टी क्या आया है सर, आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। हाँ, मैं इसको एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ सर, तो डी ए बाई डी टी बराबर क्या, एम ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, क्या ये आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आई ओमेगा, ओ हो सर, मैंने कहा हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ, तो ये देखा देखा लग रहा है यार, मैंने कहा हाँ यार लग तो रहा है देखा देखा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, देखा देखा नहीं लग रहा। हाँ, देखा देखा नहीं लग रहा है सर, आई ओमेगा लिख तो दिया आपने 2m, ये आई ओमेगा एल होता है, L/2m, यानी कि आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है बेटे, TMR कर लेना कि एरियल वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m, यानी कि L/2m हमेशा कांस्टेंट होता है, क्या होता है, L/2m। चलिए भाई, ये सेकंड लॉ का एक छोटा सा डेरिवेशन, अब क्या बात करेंगे, मैंने कहा अब और छोटी छोटी बातें करते हैं सैटेलाइट में ही। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो पढ़ा दिया यार, ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, अब याद आया, ये उल्टी चल रही है, ठीक है स्लाइड थोड़ा उल्टा चल रहा है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं कि यार सैटेलाइट कितने टाइप का होता है, प्लेनेटरी मोशन तो हमने देख लिया, प्लेनेट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं साहब। प्लेनेट और सैटेलाइट, प्लेनेट और सैटेलाइट की बात करें अगर अपन, प्लेनेटरी मोशन के लो हम दिन देख लिए, प्लेनेट जैसे हम बात कर ले कि साहब ये सन है, क्या है, सन है, और ये अर्थ है, तो अर्थ तो हो जाएगा हमारे पास क्या, सैटेलाइट हो जाएगा, नेचुरल सैटेलाइट, और सन क्या हो जाएगा, प्लेनेट हो जाएगा। जो बिगर मास का ऑब्जेक्ट है साहब वो प्लेनेट है, और स्मॉलर मास का ऑब्जेक्ट क्या है, सैटेलाइट है। हमेशा बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट के चारों तरफ स्मॉल मास वाले ऑब्जेक्ट के क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब क्या करें साहब, मैंने कहा कुछ बातें पूछी जाती हैं उन पे गौर फरमाते हैं अब हम, ठीक है जी। हाँ सर, मैंने कहा देखिएगा कि यहाँ पर एक m1 मास का प्लेनेट है और एक m2 मास की सैटेलाइट है, हाँ, जो ऐसे v वेलोसिटी से चक्कर लगा रही है इसके चारों तरफ। छोटी छोटी बातें कर लेते हैं अब हम, चक्कर लगा रही है तो इनके बीच में लगने वाला g m1 m2 बाई r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
m2v2 स्क्वायर बाय, सॉरी, अरे भाई क्या सर, ये M1 M2 का लफड़ा मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ये कैपिटल M और ये छोटा m, अब आएगा मजा। तो हम निकाल रहे हैं क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी देखते हैं बेटे। क्या सर, मैंने कहा जी जी कैपिटल M छोटा m बाई आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर सर। तो ये कट गया सर, तो v कितना आ गया। अरे ये तो बड़ा आसान आया है यार, v कितना आया रे सर, ये देखिए g कैपिटल m बाई आर, ओ हो का रूट, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आई है भाई सैटेलाइट की। क्या ही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, बड़ी आसान। हाँ सर, अब मैं आपसे कहूं कि साहब काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दो। काइनेटिक एनर्जी, एक अच्छे बच्चे को लगेगा कि साहब ये तो पूरा हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, बोर एटॉमिक मॉडल, अरे क्या बात है, मैंने कहा वैसा ही है दोस्त। तो देखिए सर, ये कैपिटल M, ये छोटा m, हाँ v से जा रहा था, हाँ जी m छोटा m बाई आर स्क्वायर m v स्क्वायर बाई आर, हाँ कट गया सर, हाफ m v स्क्वायर बराबर हाफ जी कैपिटल M छोटा m बाई आर। तो सर काइनेटिक एनर्जी आ गई साहब, जी कैपिटल M छोटा m बाई 2r, याद रख लोगे क्या। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी निकाल के बताइए सर। पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा माइनस जी कैपिटल M छोटा m बाई आर, अरे क्या बात है सर। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी बेटे, जी कैपिटल M छोटा m बाई 2r। हाँ सर, आपको नहीं लगता कि जी कैपिटल M छोटा m बराबर कितना, माइनस पी, हाँ तो क्या है माइनस पी बाई 2 है, हाँ तो क्या बेटे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 काइनेटिक एनर्जी है, हाँ तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी। टोटल एनर्जी सर, टोटल एनर्जी आएगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आई -2, देख देख देख, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आ गई बेटे माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। याद कर पाओगे, पक्का, सोच लो, देख लो। हाँ भाई, तो ये बात समझ आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिएगा अब सैटेलाइट के कुछ टाइप पे जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, और चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक पोलर सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी क्या सैटेलाइट होती है साहब, कि हम टीवी देख रहे होते, हाँ साहब टीवी देख रहे हैं। अब जब हम अगर टीवी देख रहे हैं, हमारी धरती माता ऐसे हैं और ये एक सैटेलाइट यहाँ पर है, हाँ ये क्या है साहब, एक सैटेलाइट है यहाँ पर, ठीक है ये सैटेलाइट है। यहाँ से इतने वाले एरिया पर क्या हो रहा है, इतने एरिया पे क्या हो रहा है कि साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, और यहाँ पे बेटा आदमी क्या कर रहा है, टीवी देख पा रहा है। पर अर्थ रिवॉल्व करके थोड़ी देर बाद अगर इधर आ गई तो फिर क्या होगा, ये सैटेलाइट भी इस अर्थ के साथ साथ इतनी ही ओमेगा से क्या होना चाहिए, रिवॉल्व होना चाहिए, ताकि क्या हो, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में रुकी हुई नजर आए। ऐसी सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, ओनली 24 आवर होता है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाती हैं। द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं साहब। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, याद रखिएगा वेस्ट टू ईस्ट होता है इसका। The height of the geostationary satellite above the equatorial plane must be 36,000 किलोमीटर होता है। ये कितना होता है, 36,000, लगभग 35,800, यानी कि 36,000 किलोमीटर बोल सकते हो आप इसको बेटे। और ये वेस्ट टू ईस्ट, ये दो बातें आपको याद रखनी है जो मैं लिख के ले आया हूं आपके लिए। फिर बात करेंगे साहब यूजेज ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होगा। दीज आर यूज टू डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, ओके। दीज आर यूज टू स्टडी द अपर region of the atmosphere. These are used to communicate satellites, send message, distance, places and telecast TV programs. Yes, these are used to detect mines and minerals in the earth. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
अब बात करते हैं साहब ये पोलर सैटेलाइट क्या होता है। पोलर सैटेलाइट क्या होता है? द सैटेलाइट विच गो अराउंड द पोल्स ऑन द अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आर नॉन एज पोलर सैटेलाइट। ये धरती माता है तो आपका पोलर सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है नॉर्थ साउथ पे। द ऑर्बिट इन विच दी सैटेलाइट मूव इज नॉन एज पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट में घूम रहा है साहब ये। द टाइम पीरियड ऑफ द पोलर सैटेलाइट इज अबाउट 100 मिनट। 100 मिनट इसका टाइम पीरियड होता है, याद रख लीजिएगा। द हाइट ऑफ द पोलर सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस इज 500 to 800 किलोमीटर, याद रख सकते हो साहब। द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन पोलर सैटेलाइट इज 90 डिग्री। बहुत सुंदर। अब यूज देख लीजिए पोलर सैटेलाइट का भी साहब। फॉर ग्राउंड वाटर सर्वे, बहुत सुंदर। फॉर प्रिपेयरिंग वेस्टलैंड मैप, फॉर आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ पॉपुलेशन पॉल्यूशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन नहीं पॉल्यूशन। फॉर डिटेक्टिंग द पोटेंशियल फिशिंग जोन्स टू लोकेट द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ ट्रोप्स एंड एनिमी। अच्छा, चांद पे झंडा और झंडे पे चांद होना। झंडे पे चांद वालों को ढूंढने के काम आता है ये। टू लोकेट द प्लेस एंड टाइम फॉर एनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। चलिए भाई, सारी कहानी कंप्लीट हो गई है। ये इतनी सी कहानी थी। ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो ये सब आपके लिए होमवर्क है। ये जितने भी क्वेश्चन अभी स्क्रॉल किए ना ये सारे आपके लिए होमवर्क हैं। डीपीपी और पीडीएफ के क्वेश्चन कर लीजिएगा। पीडीएफ क्वेश्चन मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर, नए चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए मस्त रहे, जबरदस्त रहे और प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।